हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न हैं आपके 20 और ये आपके लिए गए हैं टॉपिक रिसर्च मैथडोलॉजी से, यानी शोध की विधि। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, यदि किसी शोध में टाइप 1 एरर की संभावना 0.01 कर दी जाती है तो इसका अर्थ है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस, सत्य होने पर उसे अस्वीकार करने की संभावना 1%। ऑप्शन बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सत्य होने पर उसे अस्वीकार करने की संभावना 1%। ऑप्शन सी पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 0.99। ऑप्शन डी इफेक्ट साइज बढ़ जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस, सत्य होने पर उसे अस्वीकार करने की संभावना 1%। टाइप 1 एरर एट इज इक्वल टू H0, सत्य होने पर उसे गलत रूप से अस्वीकार करना। ए अल्फा, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0.01 का अर्थ 1% जोखिम। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, जब दो स्वतंत्र समूहों के औसत की तुलना की जाती है और वेरिएंस समान नहीं है तो कौन सा टेस्ट उपयुक्त है। ऑप्शन ए पेयर्ड टी टेस्ट, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ऑप्शन सी वेल्च टी टेस्ट, ऑप्शन डी जी टेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेल्च टी टेस्ट। यूनिक्वल वेरिएंस की स्थिति में वेल्च करेक्शन ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, यदि r इज इक्वल टू 0.00 लेकिन स्कैटर प्लॉट में स्पष्ट कर्लीलिनियर संबंध है तो निष्कर्ष होगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी पियर्सन कोरिलेशन अनुपयुक्त है, ऑप्शन सी सैंपल छोटा है, ऑप्शन डी डेटा गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पियर्सन कोरिलेशन अनुपयुक्त है। पियर्सन केवल लिनियर संबंध मापता है। कर्वीलिनियर संबंध में r इज इक्वल टू 0 आ सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, किस स्थिति में एनकोवा का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जब डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल हो, ऑप्शन बी जब प्री टेस्ट स्कोर को कंट्रोल करना हो, ऑप्शन सी जब 3 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऑप्शन डी जब सैंपल साइज बहुत छोटा हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी जब प्री टेस्ट स्कोर को कंट्रोल करना हो। एनकोवा कोवेरिएट जैसे प्री टेस्ट स्कोर के प्रभाव को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, यदि क्रोनबैच अल्फा इज इक्वल टू 0.35 है तो यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए उच्च विश्वसनीयता, ऑप्शन बी मध्यम विश्वसनीयता, ऑप्शन सी कम आंतरिक सुसंगतता, ऑप्शन डी उच्च वैधता। सही उत्तर है ऑप्शन सी कम आंतरिक सुसंगतता। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 0.70 से कम अल्फा सामान्यतः कमजोर रिलायबिलिटी को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, फैक्टर एनालिसिस में इजन वैल्यू रेदर देन 1 नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बार्टलेट टेस्ट, ऑप्शन बी कैजर क्राइटेरियन, ऑप्शन सी स्क्री टेस्ट, ऑप्शन डी वेरी मैक्स रोटेशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केजर क्राइटेरियन। केजर क्राइटेरियन के अनुसार इजन वैल्यू लेस देन 1 वाले फैक्टर रिटेन किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, यदि किसी टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी सुनिश्चित करनी हो तो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी। ऑप्शन ए आइटम टोटल कोरिलेशन, ऑप्शन बी एक्सपर्ट जजमेंट, ऑप्शन सी फैक्टर लोडिंग, ऑप्शन डी टेस्ट रीटेस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सपर्ट जजमेंट। कंटेंट वैलिडिटी विशेषज्ञों की राय से स्थापित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, रेग्रेशन में मल्टी कॉलिनियरिटी की पहचान किससे होती है।
ऑप्शन ए R2, ऑप्शन बी एनोवा टेबल, ऑप्शन सी VIF यानी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ऑप्शन डी पी वैल्यू। सही उत्तर है ऑप्शन सी VIF यानी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। VIF लेस देन 10 सामान्यतः गंभीर मल्टी कॉलिनियरिटी दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, ग्राउंडेड थ्योरी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सिद्धांत की पुष्टि, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित सिद्धांत का परीक्षण, ऑप्शन सी डेटा से सिद्धांत का निर्माण, ऑप्शन डी केवल वर्णन। सही उत्तर है ऑप्शन सी डेटा से सिद्धांत का निर्माण। ग्राउंडेड थ्योरी इंडक्टिव होती है। थ्योरी इमर्ज फ्रॉम डाटा, थ्योरी जो है वो डाटा से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, यदि लेवेंस टेस्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए मीन्स इक्वल है, ऑप्शन बी वेरिएंसेस इक्वल है, ऑप्शन सी वेरिएंसेस अनइक्वल है, ऑप्शन डी सैंपल बायस्ड है। सही उत्तर है ऑप्शन सी वेरिएंसेस अनइक्वल है। सिग्निफिकेंट लेवेंस इज इक्वल टू होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस assumptions वायोलेटेड। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, इफेक्ट साइज कोहेरेंट इज इक्वल टू 0.80 का अर्थ है ऑप्शन ए छोटा प्रभाव, ऑप्शन बी मध्यम प्रभाव, ऑप्शन सी बड़ा प्रभाव, ऑप्शन डी नगण्य प्रभाव। सही उत्तर है ऑप्शन सी बड़ा प्रभाव। कोहेन के अनुसार 0.80 इज इक्वल टू लार्ज इफेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए मीन निकालने के लिए, ऑप्शन बी कोरिलेशन सुधारने के लिए, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एस्टीमेट एडजस्ट करने के लिए, ऑप्शन डी वेरिएंस निकालने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एस्टीमेट एडजस्ट करने के लिए। आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी को पूरे टेस्ट के लिए एडजस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, यदि सैम्पलिंग फ्रेम इनकम्प्लीट है तो कौन सा बायस संभव है? ऑप्शन ए रिस्पॉन्स बायस, ऑप्शन बी कवरेज एरर, ऑप्शन सी मेजरमेंट एरर, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल बायस। सही उत्तर है ऑप्शन बी कवरेज एरर। अपूर्ण सैम्पलिंग फ्रेम कवरेज एरर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, मनोवा का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी दो या अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑप्शन सी नॉमिनल डाटा, ऑप्शन डी केवल कोरिलेशन के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी दो या अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने पर मनोवा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन ए रैंडमाइजेशन, ऑप्शन बी सिलेक्शन बायस कम करना, ऑप्शन सी वेरिएंस बढ़ाना, ऑप्शन डी सैंपल साइज घटाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलेक्शन बायस कम करना। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सिलेक्शन बायस कम करने हेतु प्रयोग होता है प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, यदि पी वैल्यू लेस देन 0.05 लेकिन इफेक्ट साइज बहुत छोटा है तो निष्कर्ष होगा। ऑप्शन ए परिणाम व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है पर व्यवहारिक महत्व कम हो सकता है, ऑप्शन सी H0 सत्य है, ऑप्शन डी डेटा अमान्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है पर व्यवहारिक महत्व कम हो सकता है। स्टैटिकल सिग्निफिकेंट अन इज इक्वल टू प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, थीमेटिक एनालिसिस किस प्रकार के डेटा में अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए नॉमिनल, ऑप्शन बी इंटरवल, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव टेक्सचुअल डाटा, ऑप्शन डी रेशियो। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्वालिटेटिव टेक्सचुअल डेटा। इंटरव्यू नैरेटिव टेक्सचुअल डेटा में थीम्स निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, यदि रेजिड्यूल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो रेग्रेशन में कौन सी धारणा भंग होती है? ऑप्शन ए लिनियरिटी, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी
नॉर्मेलिटी अजम्पशन, ऑप्शन डी होमोस्कैंडेसिटी। सही उत्तर है सी, नॉर्मेलिटी अजम्पशन। रेग्रेशन इन्फेरेंस के लिए रेजिड्यूल नॉर्मेलिटी अपेक्षित है। प्रश्न 19, मेटा एनालिसिस में फॉरेस्ट प्लॉट किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी इंडिविजुअल स्टडी इफेक्ट साइजेस, ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिविजुअल स्टडी इफेक्ट साइजेस। प्रत्येक अध्ययन का इफेक्ट साइज और कॉन्फिडेंस इंटरवल मेटा एनालिसिस में फॉरेस्ट प्लॉट प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न और अंतिम, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, डेल्फी टेक्निक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, ऑप्शन बी एक्सपर्ट कॉन्सिक्वेंस डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कोरिलेशन एनालिसिस, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सपर्ट कॉन्सेंसस डेवलपमेंट। विशेषज्ञों की बहुचरणीय राय से कंसेंसस विकसित किया जाता है। आज के लिए यही प्रश्न, ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के हैं। यदि आप अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जो आपके जेआरएफ को क्लियर कराने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।